भाई सारे भाईजान राम राम। राम राम जी। मैं अभी थोड़े दिन पहले ना टोल के ऊपर एक भाई था तो बड़ा खानदानी सा लगा, क्योंकि उसने जब किसान के बेटे कहा तो उसने किसान के ऊपर मुद्दे पर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई और उसने एक सवाल करा था कि किसान को यहाँ पर जाने की छूट क्यों दी जाए और किसान को छूट क्यों मिले। तो आते आते करण ने एक बात कही, वह मेरे एकदम खटकी जब ये भी चलते चलते, भाई अगर जय यो हाईवे ना होता, एलिवेटेड हाईवे जिसके ऊपर मतलब इतनी चढ़ा दी ना 20-20 फुट 30-30 फुट माटी चढ़ा दी, इतने ऊंचा एक तरीके से ये समझो आप पूरे हरियाणा के अंदर एक पूरी का पूरा बॉर्डर लाइन खींच दिया और हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया। अगर ये लाइन है, मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ 152D के ऊपर, जो नारनौल से अंबाला पेवा उतरता है जो उस रोड के ऊपर, और इसके दोनों तरफ आप देख लोगे एक बारी तो ये देखो किसान की फसल कैसे बर्बाद हो रही है। जब किसान के खेत में पानी को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जब बारिश के पानी को जगह नहीं मिलेगी, पर लेकिन भी देख लो भाई, और अगर ये पुल ना होता, मतलब अगर ये सड़क ना होती, ये 152D ना होता, तो क्या इसके हालात कुछ अलग हो सकते थे। और दूसरा, जितनी बदरों हैं जिनमें अपा ड्रेन वाली वो बोलते हैं, और खाली जो नहर वाला इशू है, कुछ इश्यूज थे जिसके ऊपर बात करें तो कुछ करण बोलेगा कि सुनील बोलेगा। भाई तो पहले सुनील अब बताओ इस पे, जो बाकी के लोग जिनसे मैंने कहे थे कि बोला यू हाईवे की सुविधा मिल गई है, क्योंकि शहरी जो लोग होते हैं ना वो ग्राउंड पर कभी काम नहीं करते, उनको तो जाइए कहेंगे किसान बर्बाद हो गया तो तुम खाना कहाँ से खाओगे, वो तो कह देते हम तो ना किसी जोटे से वो मंगा लेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, फिर कह देंगे किसी कंपनी से मंगा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, मतलब उनका ऐसी चीज़ें खाने पे ज़्यादा विश्वास रहता है। वो ग्राउंड पे किसान की समस्या को नहीं समझते हैं। वो इंजन हमेशा आमतौर पे किसान थोड़ी हाइट पे रखता है जब भी वो करता है, यो भी इंजन आधा डूबा पड़ा है, इसका भी आप देखोगे व्हील जितना है पर अन्य भी इंजन जितने हैं वो सारे डूबे पड़े हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि पानी कम से कम 3-3 फुट यहाँ हो सकता है, या जो आप ये देखोगे दीवार लगभग 6 फुट की होती है, 6 फुट की दीवार में यहाँ मात्र 3-1 फुट आपको दिखाई दे रहा होगा, और 3 फुट इसका मतलब पानी यहाँ कन्फर्म है कि जो इतना डूबा हुआ है पानी यहाँ तक आया हुआ है, बहुत बुरा हाल है। तो इंजन ऊंचाई पे होते हैं जी पहले। हाँ, इंजन वही कह रहा है, इंजन पहले से ही ऊंचाई पे होता है। तो क्या कहेंगे सुनील भाई? ये असल में क्या है कि इसको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाओ ना, तो ये प्री प्लान है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और प्री प्लान भी केवल ये नहीं कि भाई साल 2 साल 5 साल का है, ये लगभग 1.5 से 2 दशक पहले का है। ये जो हाईवे निकल रहा है इसकी भूमिका बनाई गई थी जब 2008 में, यानी 15 साल पहले अंबानी को 12,500 एकड़ जमीन दे दी गई थी। पूरा जज्जर और गुड़गांव के बीच का पूरा एरिया दे दिया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी। तो जिसको ये लगता है कि भाई बीजेपी खराब है, जिसको ये लगता है कि कांग्रेस खराब है या कांग्रेस अच्छी है बीजेपी अच्छी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत कुछ समझने को भी है। 12,500 एकड़ जमीन दे दी, उसी जमीन से लगता हुआ KMP बनाया गया है, और उसी KMP से निकलता हुआ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बना है, उसी KMP और उसी 12,500 एकड़ जो जज्जर और गुड़गांव के बीच की जमीन है उससे निकलता हुआ ये जिस रास्ते पे हम खड़े 152D ये बना है। इसने पूरी तरह किसान को तबाह करने के और किसान को कंट्रोल करने के लिए, जमीनों को हड़पने के लिए प्लान किया है। अभी आप ये पानी जो देख रहे हो, इस पानी को देखो कि जब तक पानी मूवमेंट करता है तब तक फसल को परेशान नहीं करता, लेकिन जैसे ही पानी खड़ा हो जाता है, मतलब स्टेडी स्टेट में आएगा, यानी रुकेगा, खड़ा होगा, तो वो उस जगह की पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बदल देगा। वहाँ का जो पानी का मिट्टी के अंदर के जो सोर है, मिट्टी के अंदर के जो छिद्र हैं वो मरेंगे, मिट्टी का स्ट्रक्चर चिकनेपन में आएगा, तो मिट्टी पानी पीना बंद कर देगी। मिट्टी पानी पीना बंद करेगी तो जो फसल के लिए जो तत्व मिलने थे मिट्टी से वो खत्म होंगे। और वैसे भी आप देख रहे हो तो ये लगभग 1 महीने से ये पानी ऐसे ही है, और ये बहुत बड़ा एरिया है हरियाणा का और पंजाब का। हजारों एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं हम लोग, देवेंद्र भाई, लाखों बोल सकते हैं, लाखों कहेंगे, लाखों एकड़ जमीन, क्योंकि लाखों एकड़ जमीन का ये हाल है। आप इससे जोड़ के एक बात और देखो, ये जो कौन सी नहर है जो ये अभी असंध के पास से निकल रही है, वो जो जिसपे पानी के लिए झगड़ा चलता है, SYL वाला, उसको लगभग 12-13 साल हो गए, उसमें कभी पानी की बूंद नहीं आई। लेकिन मेरी जानकारी में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो बारिश के टाइम पे पानी की टक्कर से हर बार डूबते हैं,
जो जबाड़े में सोमवीर है हाँ, उसका घर भी तो वहीं पे पड़ता है, जब पापा गए थे वो पूरा डूबा हुआ था, किनारे पे ही है, अभी भी वो डूबा खड़ा है। हाँ। मतलब फसल का खर्चा 2-2 बार, जैसे धान है, धान लगाने का खर्चा 2 बार हर बार होता है। 1-1.5 महीने 2 महीने से पानी मतलब बाढ़ की तरह भरा रहता है। ये पूरी तरह मतलब किसान को तबाह करने का, किसान को उजाड़ने का एक प्री प्लान तरीका है जो दशकों से चला रहा है। तो मतलब ये हो गया कि अगर इस तरह से एक रोड बन गया और फिर इस तरह से एक रोड बन गया, फिर एक पंजाब में निकल गया और फिर उधर से यूपी में निकल गया, तो ये ऐसे रेक्टेंगल बन जाएंगे जहां पे पानी का ब्लॉक, वो पानी रुकेगा ही रुकेगा और उसके पासिंग के लिए कोई जगह नहीं है। रेक्टेंगल का भी देखो, रेक्टेंगल भी छोटे छोटे। हाँ। अब आप देखो हम हरियाणा के बीचों बीच रोड पे खड़े हैं। हाँ। इसे थोड़ा सा अगर इधर जाओगे तो एक हाईवे बन रहा है जो रोहतक होते हुए हिसार जा रहा है। उसे थोड़ा उधर जाओगे तो वो भिवानी से होते हुए उधर रेवाड़ी और हिसार जा रहा है। इसे थोड़ा उधर जाओगे तो चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, पानीपत चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जो है, रोड जिसको जा रहा है। इसको बीचों बीच देखो तो आप कैथल से होते हुए जा रहा है। फिर एक रोड ये जो अभी इसको भी चौड़ा करने का प्लान इन्होंने कर दिया है, जो असंध और करनाल जींद होते हुए जो इधर तो शाम की तरफ निकाल रहे हैं, यानी छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए हैं। उधर शामली की तरफ में वो अलग हो गया। फिर यही काम केवल हरियाणा की बात नहीं है, यही काम पूरे यूपी में, यही काम गुजरात में, महाराष्ट्र में पूरी तरीके से यही तबाही। यानी जितनी पोर्ट है ना पूरे भारत के अंदर, जहां जहां बंदरगाह है, उन बंदरगाहों को मतलब जो एयरपोर्ट्स हैं, जो आपके रेलवे के यार्ड्स हैं बड़े बड़े, जितनी भी जगह पर जहां से भी रेलवे से जो भेजा जा सकता है और एयरपोर्ट से जो भेजा था, जो समुद्री इलाके से जो भी सामान ले जाना हो सकता है, उसके साथ में ये रोड जोड़े जा रहे हैं। यानी ये रोड सीधे जाकर के श्रीनगर जाकर मिलेंगे, उधर से कन्याकुमारी जाकर मिलेंगे और उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे 12,000 एकड़ जमीन की बात जो सुनील भाई कह रहे थे, वो जो झज्जर में है, वहां बड़ी बड़ी कंपनियों का, शायद अमेजन और फ्लिपकार्ट के बड़े बड़े यार्ड्स बने हुए हैं। वहाँ पे लॉजिस्टिक हब बन चुके हैं, टाउनशिप हब बन चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, वो सारा का सारा जो हरियाणा, पंजाब या दूसरे स्टेट का जो मटेरियल अडानी के जो बड़े बड़े साइलोज में इकट्ठा हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग वहाँ दिल्ली के नज़दीक हो रही है। और इसका एक सबसे खतरनाक बात और बताएं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, जो ये निश्चित जगह करी गई है 12,500 एकड़ की, इसमें दिल्ली से कनेक्टिविटी पहले नहीं थी। इसमें स्पेशल ट्रेन की कनेक्टिविटी, स्पेशल ट्रेन जितनी है, एलिवेटेड जो वो बन रहे हैं, आप कभी भी अगर आपका गांव उस जो नई जो ट्रैक बने हैं रेलवे के, वो बड़े हाइट पे, जिस तरह से ये एलिवेटेड मतलब ऊंचा उठा हुआ, मैं अपने देसी आदमी के लिए बता रहा हूँ, एलिवेटेड जो शब्द है उसका मतलब है एलिवेट किया हुआ, यानी कि नॉर्मल रोड नहीं है ये। आप बाकी का जैसे जीटी रोड देखोगे, वो धरती के समानांतर लगभग पैरेलल में रहता है, नीचे ज्यादा बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती उसकी। ये वाला इतनी ज्यादा हाइट पे है कि इसी तरह से ट्रैक बने हुए हैं कि आपके नॉर्मल पानी, डंगर, ये कोई चीज इसके ऊपर नहीं आती। यहाँ किसान का साइकिल अलाउड नहीं है, मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, किसान का बैल अलाउड नहीं है, उसकी बैलगाड़ी, उसके झोटा बुग्गी अलाउड नहीं है, उसका ट्रैक्टर ट्राली अलाउड नहीं है। ये केवल और केवल बड़े बड़े ट्रकों के लिए है। आप खड़े हो जाओ, मैं सुबह से, हम लोग इस पे जा रहे हैं, सुबह से जितने बड़े बड़े जो ट्रक है कार्गोज के, वो सारे के ऊपर, इसके ऊपर लिखा हुआ है अडानी गैस, अडानी कार्गोज, अडानी फूड, अडानी लॉजिस्टिक्स, अडानी लगा हुआ है। और इस पे मैं आपको ये बता देता हूं कि जब ये अगला लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि जब उन प्रोसेसिंग इलाकों से जब आपके पास ड्रोन के द्वारा जब भोजन पकड़ाया जाएगा, जो फूड के पैकेट है, जो बिस्किट के पैकेट है, जो आपको डबल रोटी पकड़ाएंगे, आपके घर के ऊपर ही ड्रॉप करेंगे, वो सीधे के सीधे आपके घर के बाहर। हाँ, उनके बड़े ट्रकों के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और जो रेलवे वाला, 1 मिनट में आपकी बात पूरी कर लूं, फिर भूल जाऊंगा, जो एलिवेटेड ट्रैक जिसकी मैं बात कर रहा था ट्रेन की, अगर उसके आसपास आपका घर है तो आप देखोगे कि उसके ऊपर डबल डेकर वाली जो माल ढोने वाली गाड़ी है ना, केवल वो चल रही है उसके ऊपर। और अगर कोई तेज स्पीड से चलने वाली गाड़ी, अगर तेजस जैसी कोई गाड़ी भी चल रही होगी, तो वो भी अडानी की ही गाड़ी चलती मिलेगी आपको। उसके ऊपर आम इंसान की गाड़ी नहीं चलती मिलेगी, जबकि जमीन जबरदस्ती आम किसान की उन्होंने हथियाई है, उसके ऊपर बनाने का खर्चा आम किसान का है, और उसके बाद 99 साल के लिए दे दी गई ऐसे ऐसे हरामखोरों को। अभी क्या कह रहे थे आप? एक चीज और देखो, मान के जहां पे हम खड़े हैं, ये किसी किसान की जमीन 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ जमीन में से लगभग 2 एकड़ तो छीन लिया इस हाईवे वालों ने। अब 4 एकड़ इधर है और 4 एकड़ इधर है। अब ना कोई रास्ता है, ना कोई यू टर्न है। हाँ। ना बुग्गी इसके ऊपर से जा सकती है, ना ट्रैक्टर जा सकता है, ना ट्रॉली जा सकती है, ना साइकिल मोटरसाइकिल जा सकते हैं।
अगर उसको अपने इस खेत से उस खेत में अगर जाना पड़े तो 20 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है उसको। अब उसकी जिंदगी की जो दुर्गति है उसका लेवल कोई समझ नहीं सकता। अब यहाँ हम पिछले जो कट से आए हैं वो कट पीछे 15 किलोमीटर है और बीच में यू टर्न भी नहीं है अगले 30 किलोमीटर तक। उसकी जो स्थिति है वो क्या है कि वो अपनी ही जमीन पर पूरी तरह तबाह है, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक तरफ थोड़ी जमीन इधर बची है, थोड़ी जमीन इधर बची है। इस हाईवे के दोनों तरफ लगभग दिल्ली से 50-60 किलोमीटर तक या नारनौल से 50-60 किलोमीटर तक, अभी हमारी तरफ इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ कई किलोमीटर तक जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है कि एक किसान की जिसकी दुर्गति हो चुकी है, दोनों तरफ जमीन बट के और वो आ जा भी नहीं पा रहा है और बेच भी नहीं पा रहा है क्योंकि रजिस्ट्री बंद कर दी। ना वो बेचने का छोड़ा है ना वो खेती करने का छोड़ा है। और जो ये हाईवे एलिवेटेड हाईवे जो बन गए हैं इसके कारण से जो तालाब की हालत आप देख रहे हो दोनों तरफ, ये पूरी तरह 6 महीने फ्लड रहता है इसमें। तो ये पूरी तरह प्लान दिखता है कि भी ऐसा क्या हो रहा है कि पूरी तरह तबाह करने के लिए योजना है। ये सरकारों को मालूम है। पहले खेत के अंदर जो यूरिया डीएपी डाल करके ऐसा केमिकल डाला गया है उनके अंदर, उनके ऊपर जो परत होती है जो जमीन को वैसे ही चिकना कर देता है, जो पानी नहीं पीती है। अंडरग्राउंड पानी का जो जमीन के नीचे जो भूस्तर, जो भूमि के नीचे वाला जो जल है, अगर वो खराब नहीं होगा, अगर वो बर्बाद नहीं होगा, अगर वो समाप्त नहीं होगा या वो नीचे नहीं जाएगा तो आपके ऊपर पानी के नाम पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। आगे जो कानून आ रहे हैं पानी के, इसी तरीके से इतना ज्यादा पानी जो जरूरत पड़ता है वो हाइब्रिड बीजों को जरूरत पड़ता है। नेचुरल जो बीज है वो बिना पानी के भी यूज हो जाते हैं। तो अगर आपका पानी इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए बीज जो ये पानी ज्यादा स्टेबल रह जाएगा अब यहाँ पर, तो इसमें जो नॉर्मल बीज हैं वो नहीं हो पाएंगे, ऑर्गेनिक बीज नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले पूसा में आया था एक भूसा, बिल गेट्स नाम का, जो आकर के बता के गया था कि भाई हम एक ऐसे बीजों की प्रणाली तैयार कर चुके हैं जिसके अंदर कम रोशनी में भी जो हो जाएंगे, सूरज की रोशनी के बगैर भी वो जल सकते हैं, ज़्यादा पानी खड़ा हो तो भी वो हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा पानी खड़ा होने वाली पोजीशन जो है आपके देश के अंदर ऑलरेडी खड़ी हो गई है। और ये तब की हालत है जब देश का एक हिस्सा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और दूसरे हिस्सा इसी से अगर 10 किलोमीटर के दायरे में जाओगे तो वहां पर ऐसा इलाका भी हो सकता है जहां पानी में आपको मिलना ही मुश्किल हो रखा हो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही। जैसे सिरसा के अंदर, सिरसा और पंजाब से पंजाब से सटता हुआ सिरसा के इलाके के अंदर पानी की वहां बाढ़ आई हुई है, लेकिन उससे थोड़ा इधर आओगे हिसार के अंदर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। ये मतलब पूरा का पूरा मालूम है इनको। इनकी मदद से अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग दे करके आपके माइंड को डाइवर्ट करके प्लानिंग की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके हिसाब से सोचना शुरू कर दो और आप अपनी मांग भी ना मांगो। तो एक चीज बता दें हम लोग, ये हाईवेज के ऊपर किसान के सारे साधन चढ़ने चाहिए। इनको चाहे तोड़ के किसान को अपने खेत के लिए जगह मिलनी चाहिए, चाहे नीचे से अंडर पास बनाए, चाहे जैसे मर्जी सरकार करे, लेकिन उस किसान को उसकी जगह मिलनी चाहिए, प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए। और किसान की मर्जी के बिना किसान की जमीन को हथियाने का हक किसी कंपनी को नहीं होना चाहिए, खासतौर पर सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको यह बात समझनी चाहिए कि आपको काबू करने के लिए अगर आप सरकारों को इमरजेंसी के दौर में थोड़े अधिकार ज्यादा दे दोगे तो सरकारें चाहेंगी 24 घंटे इमरजेंसी लगी रहे, कभी हेल्थ के नाम पर, कभी क्लाइमेट के नाम पर, कभी पानी के नाम पर, कभी दंगों के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कभी महामारी के नाम पर, कभी किसी सूखे के नाम पर, कभी बाढ़ के नाम पर। ये इमरजेंसियां लगाते रहेंगे और आपके अधिकारों को छीनते रहेंगे। तो आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा के लोग जो है वो इन सारी की सारी चीजों के लिए मांग उठाने वाले हैं। पूरे देश से तो मुझे नहीं मालूम है कितने लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन पूरे हरियाणा की गारंटी हम लोग लेके चलते हैं कि अगर हरियाणा के लोग हम लोगों को साथ देते हैं और नवंबर में अगर हम लोगों का साथ खड़े होते हैं तो हरियाणा में नवंबर के बाद 30 नवंबर के बाद राजीव भाई की जो पुण्यतिथि है 30 नवंबर है, उस दिन ये ऐलान हो सकता है कि इस हरियाणा के अंदर कोई भी व्यक्ति 1 रुपये का भी टोल नहीं देगा। क्योंकि इसके 2-3 कारण है। एक तो हमारे से रोड टैक्स ऑलरेडी लिया जा चुका है, दूसरा टोल कंपनियों के पास कितना पैसा जमा हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है, इसका कोई हिसाब टोल कंपनी नहीं देती है। और तीसरी ये बात है कि भाई साहब ये रोड हमने मांगे ही नहीं थे, तुमने हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए, लोगों के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए इन ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करके हमारे पैसे की वेस्टेज की गई है। ये वेस्टेज का हिसाब हम आपकी जेब से लेंगे, जितने भी लोग उस टाइम पे संसद में बैठे हुए थे, अगर देश के लोग खड़े होते हैं तो। अगर देश
देश के लोग नहीं खड़े होते हैं तो फिर हम जैसे लोगों को कल को आतंकी या फिर आतंकवादी या फिर गुंडे या फिर नशेड़ी या फिर कोई ऐसा काम करके किसी ट्रैप में फंसा करके वो लोग किसी भी तरह से या तो जेल में भेजने वाले हैं या ज़बरदस्ती कोई इलाज करके शरीर में केमिकल डाल कर ये हम लोगों को ऊपर पहुंचाने वाले हैं। मर्जी आपकी है, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे कि आप लोग इनकी बातों को चुपचाप मानते रहेंगे, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। हर चीज़ पे विचार करने लायक बातें हैं जिनके ऊपर जनता सरकार मोर्चा के साथी लगातार आपको जागरूक करते आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज़ और देखो, जैसे भाई हैं कर्णवीर सिंह, ये सोनी भाई सारे भाई हैं, इनका गांव है यमुना किनारे। यमुना का वो किनारा जहाँ पे बहुत अच्छी फसलें होती हैं, लेकिन उसको तबाह करने का भी एक षड्यंत्र है। इसको तो देखो इसको कर्ण बताएगा। कर्ण बताइए भाई। हाँ, तो इनसे ही समझते हैं। हाँ बताओ भाई। जैसे कि सुनील भाई ने बताया कि गांव खराजपुर से हैं, यो पूरा का पूरा इलाका यमुना से सटा इलाका है हमारा, कई गांव है वहाँ पे। तो अभी पीछे बात भी हुई थी, पहले तो रेत की खान की बात, अभी उससे पीछे गुंथला गांव था, वहाँ पे रेत की खान लगी हुई थी। वहाँ पे सुनियोजित तरीके से वो खान लगाई गई थी आज से 8-10 साल पहले। उसका कारण क्या था, वो जो रेत की खान है, रेत उठेगा, खड्डे हुए वहाँ पर जमुना में और पूरा बिल्कुल गहरी खाई। और अब क्या हुआ, उससे पहले 10 साल पहले वहाँ पर हर एक गाँव में गुंथला एरिया के पानी आता था, जो यमुना का पानी था वो आता था। लेकिन जब से ये खान लगी है, वो खाई हुई है, डूंगा हुआ वहाँ से, और वो पानी सीधा आगे जो आगे के गांव है ओवरफ्लो होके उनमें टूट गया। लेकिन टूट गया है या तोड़ा गया? हाँ, तोड़ा गया वो भी बात करें भी जा सकता है। तो अभी क्या हुआ, पीछे ये जो अभी बाढ़ आई है, सभी लोग जानते होंगे, जो बाढ़ आई है इससे ये जो कलसोरा गांव है उधर इंद्री में, वहाँ से 2 जगह से जो पटड़ी बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, वो तोड़ी गई है। वो तोड़ने का कारण यमुना नदी की जो पटड़ी जो बांध है इन गाँव को जो बचाता था यमुना के पानी से, उसको वो तोड़ी गई है 2 जगह से। वो तोड़ने का कारण ये था, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इन षड्यंत्रों को, वो तोड़ने का कारण ये था कि जो एक गांव है जिनका एरिया रिक्वायर हुआ था रेत की खान के लिए रेत की खान के लिए रिक्वायर हुआ था, ताकि इन गाँव को एक्वायर हुआ था, ताकि इन गाँव को पानी में डुबोया जाए और इनकी जो फसल है वो तबाह की जाए, ताकि लोग खुद से ये बोल दें कि आप लोगों ने विरोध कर दिया था खान के लिए। हमने इससे पहले विरोध किया था, ताकि लोग खुद ये बोल दें कि भाई ये लो अपनी जमीन, हमारी अपनी जमीन दे दो, और भाई जो देना वो दे दो। 1,50,000 जो किसी लायक तो बची नहीं, क्योंकि वहाँ पर 10-10 फुट रेत चढ़ चुका है। मेरे खुद के 9.5 एकड़ गन्ना खराब हुआ वहाँ पे यमुना नदी में। और ये सारे पूरे के पूरे गांव जो उस जमुना किनारे के गांव थे, पूरी बेल्ट को बर्बाद करके अब खनन माफिया को वहां पे अधिकार दिए जा रहे हैं। आपको ये और बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ये सिर्फ रेत की खान से और बाढ़ के पानी से नहीं बर्बाद करने का है। आपके गांव के आसपास कोई ना कोई मिल या कोई कारखाना या कोई डंपिंग यार्ड या फिर कोई ना कोई ऐसा इथेनॉल का प्लांट या कुछ भी ऐसा केमिकल का प्लांट वो लोग लगाएंगे जिससे आपके आसपास या तो राखी आपको खराब करेगी या फिर आपसे स्मेल इतनी गंदी आपके आसपास रहेगी, ताकि गांव के लोगों का जो रहना है ना वो मुश्किल बदतर से बदतर होता चला जाए और वो लोग खुद गाँव को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये जमीन जो है गाँव की इनको चाहिए किसी भी कीमत पर। शहरीकरण को बढ़ाने के लिए, शहरों में सस्ते मजदूर लेकर जाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे और आपके गांव को बर्बाद करेंगे, चाहे उसमें आपकी जमीनों को काबू करना हो, केसीसी के नाम पर आपकी जमीनें आपके हथियाना हो, चाहे लोन के नाम पर आपको कर्जदार रखना हो या फिर आपके भाईचारे को तोड़ना हो। अभी हमारा लोग क्या करते हैं, भाईचारे से पैसा ले लेते हैं और सिविल खराब होने के डर से बैंक से डीलिंग ठीक रखना चाहते हैं और भाईचारे से खराब कर लेते हैं, जिससे वो बर्बाद हो रहे हैं लगातार। तो अपने बच्चों के लिए अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना पंचायत, अपनी न्याय, अपना गांव, अपने डंगर, अपना जंगल, जल जंगल, जमीन, जानवर, इन सब के ऊपर हम लोग बहुत बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है गांव वालों की कि गांव आगे आएँ। उनको समझाने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथी आपके गांव में आ जाएंगे। आपको बचाना कैसे है, आपको कैसे सरकारों से लड़ना है, किस तरह से कानूनन रूप से आपका अधिकार है, आप देश के नागरिक हो, आप देश के मालिक हो। असलियत में ये नेता लोग उद्योगपतियों के जाल में फंस करके आपको बर्बाद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और निरंतर एक काम कर रहे हैं। आपको इस षड्यंत्र से लड़ना पड़ेगा। वीर सिंह कुछ कहना चाह रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें मुआवजा मिल जाएगा, हमें ज़मीनों के पैसे मिल जाएंगे, पैसे का करोगे क्या? और वो पैसा जो देंगे वो कुछ समय के लिए देंगे कि आपके खेत में से रेत खत्म हो गया, अब तुम्हारा ठेका खत्म है। जो 1-1 लाख रुपए का ठेका दिया जा रहा है ना, वो सिर्फ कुछ समय के लिए दिया जा रहा है। वो 2-3 महीने में उसमें ख़त्म कर देंगे रेत, बाद में क्या करोगे?
और हमें हमारी ज़मीन चाहिए जिसमें अनाज उगता है। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें नोट नहीं चाहिए, क्योंकि नोट कोई खा नहीं सकता, चाहे वो शहर वाला हो या गांव वाला हो। वो समझ ले कि जो पिज़्ज़ा बनता है, जो नूडल्स बनते हैं, जो बिस्किट बनते हैं, वो किसान की ज़मीन से बनते हैं। किसान की जो ज़मीन होती है, जो किसान उसमें अनाज उगाता है, उसी से बनाए जाते हैं। वो हर एक चीज़ किसान बनाता है और वो धरती में से निकलती है, वो ज़मीन में से निकलती है। ज़मीन जब ख़त्म हो जाएगी, जैसे ये पानी भरा हुआ है निरंतर देख रहे हैं आप, और जो यमुना नदी के जो तटीय इलाके हैं उनमें विनाश कर दिया गया है, पूरा अच्छे तरीके से तबाह कर दिया गया है। वो तबाही क्या करेगी? वो हमें भूखा मारेगी, जिसके लिए ये क्लाइमेट लॉकडाउन कर रहे हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि वो ऐसा करके करेंगे, फिर वो ड्रोन्स आपको रोटी दे के जाएंगे, वो ब्रेड दे करके जाएंगे। वो ब्रेड कितने सड़े हुए होंगे जो आपको बीमार कर देंगे, आपको जीने लायक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे हम? उन नोटों का क्या करेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी इतना मान के बैठे हुए हैं कि हमें तो ठेका मिल गया, वो ठेके का करेंगे क्या? जब उनके बच्चे तड़फेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे, तब क्या करोगे? वो ट्रक जो इतने बड़े बड़े, इतने सैकड़ों टन के, हजारों टन के जो ट्रक निकलेंगे रेत ले करके, उसके नीचे किसी कोई हादसा आकर के कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या करेंगे? मुआवजा मिल जाएगा तो मुआवजे का करेंगे क्या जब व्यक्ति नहीं रहेगा? ये ब्लड मनी वाला खेल है, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कितना भी मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजे के नाम पर आप जितना पैसा चाहें ये लोग दे देंगे, क्योंकि ये लोगों को छापना होता है। अब तो छापना भी नहीं होता, अब तो कंप्यूटर में डिजिट चढ़ानी होती है, और डिजिट चढ़ गई और आप लोगों को हवा में पैसा बन रहा है। ये पैसा नहीं है, पैसे के बदले में वहां पर आपका सोना रखा होना चाहिए, या फिर आप पैसा दो, ये का नोट दो तो आपका पैसा आपको मिलना चाहिए। वहां पर पता करो कितना पैसा रखा है। 34 लाख करोड़ रुपए की वो है आपके पास अभी भी, जो नकदी जिसको कहते हैं नोट, जो करेंसी नोट अभी देश के अंदर, और 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी 122 लाख करोड़ रुपए की तो चीजें, जमीनें, मकान सब नीलाम होने वाला है। और इसके बदले में केवल 800 टन सोना रखा है आरबीआई के पास, जिसकी कीमत बनती है लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपए के करेंसी नोट तो प्योरली फर्जी और नकली हैं। नकली रुपया लेकर के जेब में वो नंबर लेकर के कब तक अपने बच्चों को खाना खिलाओगे? एक दिन साइबर अटैक आएगा और आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे। पीएमसी जैसे बैंकों के अंदर ये पहले से टेस्टिंग कर चुके हैं, देख चुके हैं कि बैंक बंद हो जाएगा तो लोग कितने उठते हैं। आप अभी चीजों को समझने लगिए, बोलिए, समझिए, बात में चर्चा कीजिए। और अगर आपको किसी तरह का डाउट और शक शुबह है तो जनता सरकार मोर्चा की 3 दिन की मीटिंग में आइए। 1, 2, 3 तारीख को हमारी मीटिंग महाराष्ट्र के अंदर है, क्या नाम है उसका धाराशिव जिले के अंदर है। आपको वो बता देंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9518170000 पे, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। और दूसरा एक ट्रेनिंग हमारी हो रही है 18, 19, 20 को जींद जिले के अंदर, उसके लिए भी आप बता सकते हैं। जींद वाले में आना चाहते हो तो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जनता सरकार मोर्चा के साथियों की 7 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। उसमें केवल वो एलिजिबल है जिन्होंने लेवल 1 की ट्रेनिंग ले चुके हैं। 1 से लेकर 7 तक की ट्रेनिंग में जो लोग हिस्सा ले चुके हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग आइए, आप बातचीत कीजिए, षड्यंत्र को समझिए, समस्या समझेंगे तो समाधान की दिशा में काम कर पाएंगे। समस्या और समाधान दोनों पे वहां पर चर्चा करते हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी। अभी हम लोग उचाना से आ रहे हैं, और जो विजेंद्र के मकान पर कब्जा करने की बात थी, जो पोजेशन का नोटिस आया था, उसको खारिज करके बैंक वालों को हमने वहां से भगा दिया। जनता सरकार मोर्चा ने पूरी गली को जागृत कर दिया। पूरी गली में आज इसके बाद एक भी मकान की ना कुड़की होगी, ना वो बिकेगा, ना वो कहीं पे उनका कब्जा होगा। आप लोगों को एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हालत है किसान के लिए, किसान की जमीन की, किसान के साथ में काम करने वालों की, ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये किसान के खेत की हालत है इस टाइम पे। और ये दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और आप इधर चले जाएंगे, यहाँ पर इस साइड चले जाइए, इधर भी देखेंगे तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि किस तरह से ये ज़मीन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हुई पड़ी है। ये आसान बात नहीं है और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बर्बादी के जिम्मेदार ये सरकारें हैं, सरकारों में बैठे हुए लोग जो उद्योगपतियों की गुलामी कर रहे हैं। इस गुलामी से मुक्ति का समय है। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जगाइए, अपने गांव के अंदर इस यात्रा को और बड़े कीजिए। आने वाले समय में हम लोग अपने बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे, बहुत बड़े लेवल पर लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। इस उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं इस देश को जगाने के लिए। तो आप लोग जागिए, सबको जगाइए, अपने भाईचारे को और मजबूत कीजिए और बैंकों के साथ, बैंकों के जाल में मत फंसिए। धन्यवाद।